हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये पर्यावरण और साइंस का लेक्चर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। एमपीपीएससी में यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में, यानी कि डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिजास्टर जो होता है दोस्तों, ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा और रासायनिक आपदा और मानव निर्मित आपदाएं। बहुत सारी आपदाएं होती है। इन आपदाओं का प्रकार, आपदा प्रबंधन और प्रमुख आपदाओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, यानी कि डिजास्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर आपदाएं जो होती है वो प्राकृतिक आपदाएं होती है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य का जीवन कई आपदाओं से लड़ता रहा है और मनुष्य ने उत्तरोत्तर अपने अनुकूलता के कारण अपने शरीर में बदलाव करके और उन आपदाओं को झेलते हुए आगे बढ़ा है। तो आज मैं आपको कुछ प्रमुख नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा का सामान्य परिचय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी में कई प्रकार के भौगोलिक संरचना पाई जाती है, प्राकृतिक भूगोल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य का जीवन कई बार आपदाओं से प्रभावित होता है। और ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती है दोस्तों, ये मनुष्य के नियंत्रण के बाहर होती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, बर्फीले तूफान, सुनामी, महामारी, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जापान एक ऐसा देश है दोस्तों। वैसे तो विकसित देशों की श्रेणी में जापान का स्थान उच्चतम स्तर पर आता है, लेकिन फिर भी जापान एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के साइड में पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्भेदन और भूकंप जैसी घटनाएं पाई जाती है। तो एग्जाम में अगर एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, तो जापान में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर ज्वालामुखी उद्भेदन भी होते रहते हैं, तो ये सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको महाविपदा के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे ही महा आपदा कहा जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है। और महा आपदाओं के बारे में भविष्यवाणियाँ संभवतः नहीं होती है, परंतु इनसे भारी तबाही होती है और इनसे बचने के लिए सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए और उचित मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की। तो मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और पेड़ों को काट रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, नदियों को दूषित कर रहा है और कचरों का सही निपटान नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कहीं भी डाल देता है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं जनरेट होती है, क्रिएट होती है या फिर प्रकाश में आती है, जिसके कारण मनुष्य को भारी जनधन की हानि होती है। तो मानव इतिहास में कई आपदाएं आई जिन्होंने मानव को कई बार प्रभावित किया और इन आपदाओं ने महाविपदाओं का रूप धारण किया, जिससे भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विश्व में जो 90% बाढ़ से प्रभावित आबादी है वो मात्र एशिया महाद्वीप के लोगों के लिए है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप में आती है और सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है विश्व में चाइना में आती है। चाइना में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसके बाद में भारत का नंबर लगता है दोस्तों। भारत एक बहुत ही बड़ा है देश है, विशाल जनसंख्या वाला देश है। चाइना के बाद भारत का नंबर जनसंख्या में भी लगता है और आपदा में भी लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जैसे देश में अगर आपदा आ जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में देश में उचित व्यवस्थाएं होना बहुत ही जरूरी होता है। तो बात करेंगे अब हम आपदाओं के प्रकार के ऊपर। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ये एमपीपीएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में स्थित है, जिसे हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये भोपाल में स्थित है दोस्तों। तो मानव समाज को प्रभावित करने वाली आपदाओं को हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भूगर्भीय आपदाओं के बारे में बताऊंगा, यानी कि पृथ्वी में जो आंतरिक हलचल के कारण जो धरातल पर
आपदाएं आती है उसे ही भूगर्भीय आपदाएं कही जाती है, जैसे कि ज्वालामुखी, वॉल्केनो। वॉल्केनो इरप्शन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ज्वालामुखी उद्भेदन जो होता है वो धरती के अंदर जब पिघला हुआ लावा धरती की कमजोर सतह को फाड़कर बाहर आता है तो वहां पर लावा जमा होने लगता है, जिसे ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प और धुआं निकलता है और पिघला हुआ लावा चारों ओर फैल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, जनधन की हानि होती है। इसके अलावा दोस्तों भूकंप, सुनामी और भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी भूगर्भीय आपदाएं जो है ये सारी प्राकृतिक भूगर्भीय आपदाओं के अंतर्गत में आती है दोस्तों। भारत में जो है बहुत सारे भूकंप भी आते रहते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन भी होता है और इसके अलावा दोस्तों हिमस्खलन जो है वो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है मनाली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे जलवायु की आपदाएं। तो दोस्तों जलवायु की आपदाएं जो होती है ये जलाशयों में खरपतवार, सागर का थल पर चढ़ना या तूफान के कारण तटीय अपरदन, बाढ़, सूखा व जंगलों में आग लगना जलवायु आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा पंजाब हरियाणा में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि वहां से उससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है और दिल्ली वहां से पास में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैविक आपदाओं की। तो महामारी तथा जनता की स्वास्थ्य संबंधी संकटों को हम जैविक आपदाओं के नाम से जानते हैं। जैविक आपदाएं जो होती है ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ाती है। हाल ही में जो पिछले वर्ष 22 मार्च से भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, कोरोना वायरस आया था, वह एक प्रकार की जैविक आपदा थी, जिसमें कोविड-19 नामक वायरस ने पूरे भारत में कोहराम मचाया और भारत में लगातार 3-4 महीने का लॉकडाउन चला और अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है दोस्तों। तो ये जैविक आपदाएं जो होती है ये काफ़ी हानिकारक होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिकूल तत्व। तो दोस्तों जो प्रतिकूल तत्व होते हैं युद्ध, उग्रवाद, अतिवाद व चरमपंथी तथा विद्रोह, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा गाजा पट्टी, ईरान, इराक, जहाँ पे ISIS सीरिया में जो संगठन है दोस्तों, ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया करके कोई संगठन है, आतंकवादी संगठन है। तो वैसे जो जहाँ पर उग्रवाद, युद्ध जैसी स्थितियां होती है, दिन रात युद्ध होते रहते हैं, वैसी जगह पर जो है प्रतिकूल आपदाएं पाई जाती है। जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर के किनारे, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के किनारे वाला क्षेत्र है दोस्तों, कभी भी बमबारी हो जाती है, कभी भी मोर्टार तार दाग दिए जाते हैं, वहाँ के लोग ना ढंग से पढ़ सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, ना ही स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो ऐसी आपदाओं को प्रतिकूल तत्व के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो यह आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया, जब कोई घटना जो कि मानव के लिए हानिकारक हो या बेहद गंभीर घटना मानव जनित कारण या दुर्घटनावश या लापरवाही से घट जाती है तो उससे पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। यह घटना प्रायः संभावित क्षेत्र या समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अब मैं बताऊंगा आपको आपदा का अर्थ। आपदा का अर्थ ही होता है दोस्तों की मुसीबत या परेशानी। तो जब कोई विध्वंसकारी घटना जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से आती है उसे ही आपदा कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भारत में ज्वालामुखी के कारण भी बहुत सी आपदाएं आती है। तो भारत में मुख्य रूप से 2 ज्वालामुखी है। पहला है बैरन ज्वालामुखी, जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में स्थित है, और दूसरी ज्वालामुखी है दोस्तों जो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है, उसे नारकोंडम ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ऐसी ज्वालामुखी, तो भारत में 2 ज्वालामुखी है दोस्तों, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी। तो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की ज्वालामुखियों के नाम क्या है। तो बैरन ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी जो है दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकुंडम ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त यानी कि सोई हुई ज्वालामुखी है, कभी भी जाग सकती है। इसके अलावा दोस्तों जल एवं जलवायु से जुड़ी भी बहुत सारी आपदाएं होती है जो आती है, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर रहे थे भारत में आपदाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो जल एवं जलवायु से जुड़ी हुई आपदाएं जैसे कि चक्रवात, बवंडर एवं तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, शीतलहर, हिमस्खलन, ये सभी जो होती है दोस्तों जलवायु से जुड़ी आपदाएं होती है। जैसे कहीं बिजली गिर जाती है तो ये सारी जो है जलवायु से जुड़ी आपदाओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों भूमि से संबंधित आपदाएं जो होती है भूस्खलन, भूकंप, बांध का टूटना, खदान में आग, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि कोयला खदान में आग लग गई, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है ये भूमि संबंधी आपदाओं के अंतर्गत आती है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों दुर्घटना संबंधी आपदाएं। तो जंगलों में लगने वाली आग, शहरों में लगने वाली आग, खदानों में पानी भरना, तेल का फैलाव, इमारतों का ढहना, एक साथ कई बम विस्फोट, आग से बिजली से आग लगना और हवाई व रेल दुर्घटना, ये सारी दुर्घटना संबंधी आपदाएं होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों जैविक आपदाओं की। तो महामारियों, कीटों का हमला, जैसे कि अभी कोरोना काल में टिड्डियों का हमला हुआ था, कोरोना महामारी आई थी, पशुओं में महामारियां आती रहती है, बर्ड फ्लू और जहरीला भोजन, ये सारे जैविक आपदाओं के कारण होते हैं। तो दोस्तों जैविक आपदाओं को भी निपटने के लिए हमारी सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और हमारी सरकार उठाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे रासायनिक आपदाओं की। तो दोस्तों रासायनिक आपदाएं जो होती है ये औद्योगिक इकाई और परमाणु संबंधी आपदाएं होती है। जैसे कि भारत में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी थी, भोपाल गैस कांड, जो कि 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हो गया था, जिससे क्या हुआ था कि कई लोग मारे गए थे। तो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग शारीरिक अपंगता व अंधेपन का शिकार हो गए थे, जिसकी त्रासदी से लोग आज भी प्रभावित है और इसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि भोपाल गैस कांड जो है वह कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था। इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। तो दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन जो है इसका जो गठन है 30 मई 2005 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के रूप में किया गया था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई 2005 को किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 30 मई 2005 में लागू होने के बाद 27 सितंबर 2006 को एनडीएमए का गठन किया गया, जिसमें 9 सदस्य है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें कि 9 सदस्य है और इसमें एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्न कार्य सौंपे गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए उचित कार्य योजना तैयार करना और समय समय पर उसे निर्धारित करना। दूसरा काम है इसका आपदाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न परियोजनाओं को निर्मित करना और उसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। तीसरा इसका काम है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण हेतु दिशा निर्देशों का निर्धारण करना और प्रशमन के उद्देश्य से निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना। इसके अलावा दोस्तों बड़ी आपदाओं से प्रभावित दूसरे देशों को विशेष परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना और न्यूनीकरण के प्रयोजनार्थ विधियों के प्रावधान की सिफारिश करना। इसके बाद में हम परामर्शकारी समिति के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इन आपदाओं के आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सलाहकार समिति को नियुक्त करे और उस आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के ऊपर। तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं का प्रबंधन करती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसकी धारा 14 जो है ये सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार क्या कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस धारा के अंतर्गत आती है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये धारा 25 के तहत आती है, जिसमें कि जिलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक समिति तैयार की जाती है जो जिले में सभी चीज़ों का कंट्रोलिंग करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपदाओं के प्रबंधन के 3 प्रमुख चरण होते हैं। रोकथाम के उपायों को आपदा शून्य करना, आपदाओं से निपटने को तैयार रहना और आपदा पश्चात राहत एवं बचाव एवं पुनर्वास पर ध्यान देना।
तो इतिहास में हुई प्रमुख आपदाओं के बारे में बात करेंगे। बाढ़, कश्मीर में बाढ़। तो दोस्तों कश्मीर में 2014 में बाढ़ आई थी श्रीनगर, बांदीपुर और राजौरी जिले में, जहां पर मृत्यु दर 500 से ज़्यादा अधिक थी। तो 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई थी। ये भारत की प्रमुख आपदाओं में एक है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आकस्मिक बाढ़ आई थी दोस्तों। तो ये वर्ष 2013 में आई थी, जिसमें गोविंद घाट, केदारधाम, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जिसमें 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में दोस्तों हिंद महासागर सुनामी है, जो 2004 में आई थी। भारत के दक्षिणी भाग हिंद महासागर में वर्ष 2004 में सुनामी आई थी, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह भी काफ़ी बहुत बड़ी धन की हानि थी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे गुजरात में भूकंप। तो इसे तो कोई नहीं भूल सकता दोस्तों। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत भयंकर 26 जनवरी 2001 में गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिससे भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, सूरत और राजकोट जैसे जिले, जामनगर जैसे जिले हिल गए थे, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से दोस्तों गुजरात का भूकंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात में विध्वंसकारी भूकंप कब आया था। तो वर्ष 2001 26 जनवरी को आया था। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम ओडिशा में महाचक्रवात की। तो 1999 में उड़ीसा में महाचक्रवात आया था। उड़ीसा एक समुद्र तट पर बसा हुआ भारतीय प्रदेश है, जहां पर भद्रक तटीय जिले, केंद्रपार, बालासोर और जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम में बहुत भयंकर महाचक्रवात आया था, जिसके कारण 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लातूर भूकंप की। 1993 में उस्मानाबाद और लातूर के जिलों में भूकंप आया था, जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों महान अकाल भी भारत में पड़ चुका है 1876 और 1878 में, जिसमें मृत्यु 3 करोड़ लोगों की हुई थी। ये मैसूर, हैदराबाद और बॉम्बे में आया था, जिसने 3 करोड़ लोगों की जानें ले ली थी। इसके बाद में कोरिंगा चक्रवात की बात करेंगे दोस्तों। 1839 में कोरिंगा जिले में जो चक्रवात आया था, उसमें 3.2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में 1737 में चक्रवात आया था। बंगाल में अकाल 1870 में आया था। इस तरह से दोस्तों अनेकों घटनाएं जो है समय समय पर आपदा प्रबंधन की होती रही है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो एमपीपीएससी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। एमपीपीएससी 11 अप्रैल 2021 को होने वाली है, तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम दोस्तों।